नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणपत पूनिया आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। पहली क्लास में आपने इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार मेरे साथ ऐसा ही बने रहे। आज हमारी जो दूसरी क्लास है उसमें हम बात करते हैं। पहली क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था, अब हमारा जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उसके आधार पर हमारी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। तो आज का जो हमारा सेशन है साइकोलॉजी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसके कहाँ से जो चरण स्टार्ट हुए हैं वो इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो समझते हैं पहले। कि अर्थ को समझने से पहले हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई थी, ये मतलब किस शाखा से पहले जुड़ी हुई थी, इसका क्या सार था, कैसे इसका जो काल था वो वर्तमान तक पहुंचा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट हम आगे चलते जाएंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में। नोट्स आप बनाओ तो भी आपकी इच्छा, नहीं बनाओ तो भी आपकी इच्छा। मैं ये जो पीपीटी है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उससे जाके वहां डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लेते हैं। अर्थ लेने से पहले इसका जो कालक्रम है वो जांच कर लेते हैं। यानी मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व, यानी आज से 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान का अतीत शुरू होता है, जबकि इसका इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यानी इसका जो अतीत तो है वो 400 ईसा पूर्व से शुरू हो गया है, लेकिन जो इसका इतिहास है, इतिहास 16वीं शताब्दी से पूर्व मतलब शुरू हुआ है। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है, तो वो होता है 16वीं शताब्दी से। ठीक है, फिर आता है मनोविज्ञान है जो इस समय 400 ईसा पूर्व में इसका जो अतीत शुरू हुआ था, उस समय यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। यानी ये एक स्वतंत्र विषय नहीं था, स्वतंत्र विषय नहीं था, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ठीक है ना, जिसका नाम था मनादर्शन। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था अपनी पुस्तक डी एनिमी। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कि अरस्तु की कौन सी पुस्तक के अंतर्गत इस मनादर्शन शब्द का उल्लेख किया गया है, तो डी एनिमी के अंतर्गत किया था। और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यदि आप मनोविज्ञान यानी आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो और आपको ये पता होना जरूरी है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसका क्या इतिहास है, इसका क्या अतीत है, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस पुस्तक में किया था, ये आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये बेसिक जानकारी जरूर याद होनी चाहिए। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्कायर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी के अंतर्गत किया था। याद रखनी चीजें कब किया था, एग्जाम में पूछ सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1590 ईस्वी। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम साइकोलॉजी के अंतर्गत किया था। और मनोविज्ञान का जनक, यानी इस शब्द का प्रयोग करने वाला अलग है, ठीक है, और जनक अलग है, और इसकी जननी भी अलग है। यानी इसका जनक है जो अरस्तु है। ठीक है, सर्वप्रथम इसका नाम प्रयोग किसने किया? गोयकार ने किया था। इसका जनक कौन है? अरस्तु है। और इसकी जननी यानी इसका जन्म कहां से हुआ है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, जननी तक हो गया कि इसकी जननी कौन सी है? दर्शन शास्त्र, मतलब दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रयोग में आ रहा है। ठीक है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी
जो आप सबको पता है, ठीक है ना। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, ये लैटिन भाषा के एग्जाम में पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो वो हुई है लैटिन भाषा से, ठीक है। कौन कौन से दो शब्द है, ये दो शब्द हैं, एक दो साइकी और एक लोगस। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी शब्द दे सकते हैं कि दो शब्द कौन कौन से थे, आपको हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो आपको इसकी मीनिंग भी याद रखनी है, ठीक है ना। साइकी शब्द का अर्थ क्या है, साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। साइकी शब्द का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस शब्द का अर्थ क्या है, अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में यानी आत्मा का अध्ययन, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका शुरुआत का जो परिचय, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक साइकोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको कोई भी पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी की मतलब किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो लैटिन भाषा की। इसकी जननी कौन सी है, दर्शन शास्त्र। इसका जो जनक कौन सा है, अरस्तु। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 1590 ईस्वी। ये सारी चीजें आपको बेसिक तौर पर आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। अब है कि मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हुआ, यानी इसका जैसे जैसे ये स्वतंत्र विषय के रूप में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके अर्थ में परिवर्तन होता गया। कैसे कैसे क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन वो 4 चरणों में हुआ। तो हम देखते हैं विभिन्न चरणों में से कौन कौन से चरण है, आगे हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है ना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ और सबसे पहला आया था कि इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया है। कब कहा गया है, किन किन लोगों ने कहा गया, ये मान्य हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें हम आगे हम देखते हैं। इसमें इस आत्मा के विज्ञान को मानने वाले कौन कौन से दार्शनिक विद्वान थे, एक तो था प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। ये सारे कौन से थे, यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। यह परिभाषा 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, यानी 16वीं शताब्दी तक यह प्रचलित है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में इसको अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आत्मा की स्पष्टता, स्पष्ट परिभाषा, उसका स्वरूप, उसका आकार को ये लोग निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। तो ये परिभाषा क्या हो गई, अस्वीकार हो गई, ठीक है ना। फिर आती है हमारे सामने दूसरी परिभाषा। भाई हम किसी चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। यदि हम सही ढंग से हम एग्जाम नहीं देते हैं तो उसमें फेल होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस आत्मा के विज्ञान को इन विद्वानों के द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये परिभाषा असफल हो गई। फिर आती है दूसरी परिभाषा हमारे सामने। दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आती है मनोविज्ञान है जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। क्या है, पहले थी आत्मा का विज्ञान, अब दूसरी है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आपको इस चीज को स्टेप बाय स्टेप याद करना है, क्योंकि आपको किसी भी चरण के बारे में पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का जो पहला चरण था उसका क्या नाम था, या मनोविज्ञान के दूसरे चरण का क्या नाम था। मनोविज्ञान के पहले चरण में कौन कौन से विद्वानों ने परिभाषा दी थी, दूसरे में पूछ सकते हैं, या ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पहला चरण था वो कब शुरू हुआ था और कब तक चला था। तो 16वीं शताब्दी में इसका प्रचलन हुआ और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत तक इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। अब आती है दूसरी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब होती है, 17वीं शताब्दी में। कब होती है, 17वीं शताब्दी। इटली के दार्शनिक वो तो थे यूनानी दार्शनिक। कौन कौन से, आत्मा के विज्ञान में कौन से थे, यूनानी दार्शनिक, ठीक है ना। और इस मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान में कौन आते हैं, इटली के दार्शनिक, जिसमें पोम्पोनाजी का नाम विशेष रूप से है। ये चीज याद रखना, आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मन एवं मस्तिष्क
का विज्ञान की परिभाषा देने वाले में सबसे प्रमुख जो विद्वान था कौन था? पोम्पनाजी, जो विशेष रूप से था इसमें मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट से निर्धारित नहीं कर सके, यानी इसके अंतर्गत भी इन्होंने कौन सी मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट नहीं करने के कारण यह परिभाषा भी असफल हो गई। ठीक है, आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। दूसरे चरण का नाम क्या था कि भाई मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। कौन थे? इटली के विद्वान थे, जिसमें आपको नाम पूछ लिया जाए तो पोम्पनाजी नाम प्रमुख रूप से है। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने तीसरा कि मनोविज्ञान है जो चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना। देखो पहले आत्मा का विज्ञान, फिर आत्मा से आता है आपके मन या मस्तिष्क में। मस्तिष्क में आपके यदि कोई भी चीज आती है तो आपके अंतर्गत चेतना जागृत होती है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे याद करना कि सबसे पहले साइकोलॉजी कहाँ आती है? आत्मा में। आत्मा में प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ आती है? आज जैसे भी आत्मा प्रवेश की आदमी का मस्तिष्क मस्तिष्क खराब हो गया, ठीक है ना, मस्तिष्क खराब हुआ तो उसके अंदर चेतना जागृत हुई। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चेतना का विज्ञान ये होते हैं 19वीं शताब्दी में। ठीक है ना, इनके विद्वान में कौन से हैं? वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सलीम आदि विद्वानों का मत है ये जो इस परिभाषा के अंतर्गत जो चेतना का विज्ञान है उसमें ये जो विद्वान है वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स और सलीम, इन विद्वानों के अंतर्गत भी इस परिभाषा को लेकर आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि मतभेद उत्पन्न होने का कारण क्या है कि चेतन मन के अतिरिक्त, यानी चेतन मन के अतिरिक्त और भी जैसे अचेतन मन है, अचेतन मन है, ये बोले हैं कि सिर्फ खाली चेतन मन ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बोले हैं कि चेतना का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान है जो चेतना का विज्ञान है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि खाली चेतन मन ही नहीं है, और भी है, जैसे अचेतन है, अचेतन है। ठीक है ना, ये देख लो आगे कि अचेतन मन तथा अचेतन मन भी होते हैं जो स्वप्न अवस्था या विश्वस्त अवस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित कर, यानी रात को हम सोते हैं और सपने में हमारे कुछ चीजें चलती रहती है। ठीक है ना, जैसे आप देर रात तक आप पढ़ाई करते हो तो आपको सपना आएगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें वापस घूम रही हैं, तो आपकी स्वप्न अवस्था है, आप जागृत नहीं हो, तो अचेतन की क्रिया होती है। चेतन मन की क्रिया में आप बिल्कुल जागृत हो। जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो चेतन मन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं रात को सोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा हूं तो वो अचेतन या अचेतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस कारण इनके अंतर्गत मतभेद हो गया कि इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ ये जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान हम नहीं कह सकते, क्योंकि मन तीन प्रकार, मतलब आप आदमी चेतन अचेतन ये तीन अवस्था होती है। ठीक है ना, जिसके कारण इस परिभाषा को भी असफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता रहूंगा, उसी चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परिभाषा को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब एक विद्वान आता है मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। इसने अपनी एक पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16। ठीक है ना, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत इसने चेतना को, किसको? चेतना को एक बुरा शब्द बताया और कहा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और ये मनोविज्ञान के बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। यानी मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत कहा गया है कि ये जो चेतना शब्द है ये बहुत ही बुरा शब्द है। ठीक है ना, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही साधारण शब्दों के अंतर्गत काउंट हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, किसने मतलब चेतना को बुरा शब्द कहा, किसने कहा? मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल की पुस्तक का नाम आउटलाइन साइकोलॉजी। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी आपको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से यदि आपने एक बार यदि सही ढंग से आपने क्लास ले ली तो आप आराम से निश्चित रूप से इसमें आप पीछे नहीं जाओगे। अब आता है विलियम वुंड। कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट
विलियम वुंट 1879। कहाँ का है? जर्मनी। जर्मनी की एक स्थान है, कौन सा? लिप्जिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे इंपोर्टेंट आपका थर्ड ग्रेड के अंतर्गत यदि फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है तो वो यहां है कि कौन? विलियम वुंट 1879 जर्मनी के अंतर्गत लिप्जिंग नामक स्थान पर इसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इस कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट। ठीक है, इसने कब स्थापना की थी? ये पिछले साल, पिछले थर्ड ग्रेड या जो पेपर जो रीट रद्द हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है शायद। ठीक है ना, कब स्थापना की थी ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। 1879 के अंतर्गत। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे जो हमारा चरण आएगा, चौथा चरण, इसके अंतर्गत क्या है कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान है, इस चौथे चरण में ये परिभाषा दे रहे हैं कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। ठीक है, ये परिभाषा कब आई हमारे सामने? 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है ना, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। मनोविज्ञान को किसको? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अंतर्गत वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और वुडवर्थ और स्किनर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवादी है, सबसे पहले वाटसन ने भी इसको व्यवहार का विज्ञान माना है, दूसरा है वुडवर्थ और स्किनर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान में जो बताया है कि सही अध्ययन के लिए जो अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन आवश्यक है। यानी मनोविज्ञान का सही अध्ययन करने के लिए किसका? मनोविज्ञान का सही अध्ययन करने के लिए अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार मनोविज्ञान है जो केवल व्यवहार का विज्ञान ना होकर यह व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान भी कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। देखो 4 चरण में अलग अलग परिभाषा आई थी। सबसे पहले चरण के अंतर्गत आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, यानी सबसे पहले कोई भी चीज होती है हमारा, जैसे कहीं हम रात में कहीं अंधेरे में चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें डर लगता है कि यार कोई आत्मा होगी। ठीक है ना, भूत प्रेत। तो आत्मा आती है, आत्मा आपके किस पे हावी होती है? मस्तिष्क पे। मस्तिष्क फिर क्या करता है? मस्तिष्क आपके अंदर चेतना जागृत करता है। क्या करता है? चेतना जागृत। और चेतना से आप क्या व्यवहार में बदलाव होगा। नहीं मान लो किसी आदमी को, मान लो ऐसे कोई होता है ना कि मुझे भूत प्रेत गांव में सुना हुआ कि किसी को छाया पड़ गई तो उसको पहले डर लगता है। डर लगने के बाद उसका मस्तिष्क में वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर चेतना, मतलब चेतना चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आती जरूर है। ठीक है ना, तो चेतना आ जाती है। चेतना के बाद क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन, वो चिल्लाना शुरू कर देती है और रोना शुरू कर देती है। ठीक है ना, तो उसके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, तो इसी आधार पर हम चारों चरण आपको याद रखने। पहला चरण कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। दूसरा चरण आपका मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा कौन सा है? आपका चेतना का विज्ञान। और चौथा है आपका व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान, जो अभी तक मान्य है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से जो व्यवहारवाद के विलियम से, ठीक है, विलियम वुंट है, वुडवर्थ है, इसके अंदर ये सारे व्यवहारवाद के विद्वान माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको याद करनी है परिभाषा। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि आप थर्ड ग्रेड के अंतर्गत और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत क्या डिफरेंस है पता है? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें आपको फैक्ट ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है ना, फैक्ट ज्यादा पूछने, आपको सारा कॉन्सेप्ट याद है। और सेकंड ग्रेड में क्या है कि आपको मतलब जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम आपको 10-12 क्वेश्चन तो आपके माइंड के हिसाब से आपको चलना होता है कि हाँ, यदि आपने सही ढंग से साइकोलॉजी का अध्ययन किया है तो आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब आती है परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले आता है विद्वान आता है क्रो व क्रो। किसके अनुसार? क्रो व
क्रो के अनुसार ये क्या कहता है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है और शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। यानी आपको परिभाषा, कहते हैं सब परिभाषा याद नहीं होती, आपको पूरी परिभाषा थोड़ी बोलनी है। आपकी वहां मौखिक परीक्षा नहीं हो रही, आपके सामने परिभाषा लिखी हुई आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो आपको उस परिभाषा को तोड़ना है। ठीक है ना, कैसे तोड़ना, कैसे, जैसे क्रो एंड क्रो, तो आपको इसमें मनोवैज्ञानिक सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे, इसको आप हाईलाइट करो। ठीक है ना, कैसे की व्याख्या करता है और शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा। यानी इस क्रो एंड क्रो के आगे आप लिख दो एक तो कैसे और एक लिख दो क्या। आपको ये जैसे भी ये वर्ड दिखे आपको सीधा सीधा आपको ऑप्शन राइट कर देना है कि ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। आपको पूरी परिभाषा नहीं याद करनी है, परिभाषा को तोड़ो, परिभाषा का आप वो पॉइंट पकड़ो जिसमें आपको लंबे समय तक वो चीजें याद रख सकते। बाकी ये आपको 2 लाइन की परिभाषा आप 2 दिन याद कर लोगे, 5 दिन, लेकिन महीने भर बाद में आप फिर से भूल जाओगे, क्योंकि जब तक इसका रिविजन नहीं होता ना तब तक आप इसको भूलते जाओगे। तो इस परिभाषा को आप तोड़ो। जैसे 2 वर्ड यहाँ है क्रो व क्रो, तो 2 वर्ड कौन से है, कैसे और क्या, इसको आप सेट कर दो। आगे एक नीचे लाइन में आप लिख सकते हो कि क्रो व क्रो के अनुसार कैसे और क्या। बस आपको पता होना चाहिए कि ये परिभाषा, बाकी आपके पास में बैठा है व्यक्ति को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कौन सी परिभाषा याद की। ठीक है, फिर आता है दूसरा मन के अनुसार। ठीक है ना, मन क्या कहता है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। यानी वैज्ञानिक खोज कौन कर रहा है, मन कर रहा है। ठीक है ना, ये इस परिभाषा का शॉर्टकट हो गया। यानी आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है ना, तो आपको इसमें से कौन कौन से पॉइंट ढूंढना है, वैज्ञानिक खोज, तो वैज्ञानिक खोज कौन कर रहा है, मन कर रहा है। ठीक है ना, कैसे और क्या की व्याख्या कौन कर रहा है, क्रो व क्रो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं भी परिभाषा इसी तरह से याद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी मेरा ही जो रूल है वो फॉलो करो ताकि आपको परिभाषा समझने में आसानी रहेगी। फिर आता है वाटसन के अनुसार। वाटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी धनात्मक, तो हम देखो धनात्मक आता है तो हम यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हैं क्योंकि इसको हम धनात्मक कैसे है। यदि मान लो यहाँ नकारात्मक आता तो हम माइनस का निशान। तो अब आपको क्या करना है कि वाटसन के सामने आपको प्लस कर देना नीचे एक लाइन में, फिर आपको याद करना है कि मतलब इस प्लस का क्या निशान है, मतलब है क्या, धनात्मक है। तो जैसे ही आपको परिभाषा में धनात्मक दिखा तो आपको सीधा आपका ऑप्शन जाना चाहिए कि इस परिभाषा को वाटसन ने दी है। ठीक है, तो वाटसन के अनुसार कौन सा है, धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक के आगे आप ये प्लस का निशान कर सकते हो। फिर आता है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, किसके संपर्क में, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। यानी वुडवर्थ कहता है कि वातावरण के संपर्क में, यानी आदमी किसी वातावरण के अंतर्गत जाता है और जैसे नए नए लोगों से संपर्क करता है वैसा उसका व्यवहार में बदलाव होता रहता है। तो ये भी यही कह रहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें हमारा जैसा जैसा संपर्क होगा वैसा वैसा हमारा व्यवहार उसी अकॉर्डिंग ढलता रहेगा। ठीक है ना, तो अब क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा याद करो, कैसे और क्या। मन के अनुसार, मन क्या कहता है, मन खोज करता है, वैज्ञानिक खोज। ठीक है, वाटसन क्या कहता है, वाटसन कहता है धनात्मक। ठीक है ना, ये प्लस का निशान। और वुडवर्थ क्या कहता है, वुडवर्थ कहता है आपके जो वातावरण के संपर्क है, वातावरण में जो आपका संपर्क बना है उससे आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है वो वुडवर्थ कहता है। फिर है एक परिभाषा और है, मैकडूगल के अनुसार यह क्या कहता है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका, मनोविज्ञान किसका, आचरण, यानी आप जैसा आचरण करोगे वैसा और आपका व्यवहार का ही यथार्थ विज्ञान है। यानी आपका जो व्यवहार है उसका ही ये जो यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। तो इसमें से सबसे मुझे इंपॉर्टेंट परिभाषा लगी है यदि आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए। ठीक है ना, तो एक तो ये वाटसन पूछ सकता है आपको, ठीक है ना,
वाटसन या मन के अनुसार दो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखें। अब बात करते हैं हम आगे शिक्षा का अर्थ। अब ये तो हो गया हमारा मनोविज्ञान का कि भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके शब्द का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा किन किन चरणों में हुई थी, ठीक है ना, कौन कौन सी परिभाषा पहले, सबसे पहले परिभाषा कौन आई थी, फिर लास्ट में कौन सी आई थी, फिर हमने इनकी सारी परिभाषा अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जो दे रखी थी उसके हिसाब से चल रही थी, ठीक है ना। अब आता है शिक्षा का अर्थ। क्या है शिक्षा का अर्थ? शिक्षा का अर्थ, ठीक है ना। शिक्षा है जो शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आप याद रखना चाहिए। जैसे ये आपको मीनिंग पूरी याद होनी चाहिए, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है शिक्षा के लिए, ठीक है ना। ये जनरल चीज है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको वर्ड का पता होना चाहिए। इसमें कहीं पे भी एक वर्ड को भी घुमा दिया या दूसरा लगा दिया तो आप सीधा एजुकेशन पढ़ लो और आपका गलत हो जाए, नहीं। क्योंकि मान लो शिक्षा शब्द का प्रयोग है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो वहाँ लगभग सारे मिलते जुलते शब्द ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा ना हो कि पहला ऑप्शन देखो और उसमें कुछ मिस्टेक और उसमें आप राइट करके आ जाओ और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं। आपको पूरा आराम से तसल्ली के साथ प्रश्न को पढ़ना है, उसके एक एक ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। एजुकेशन शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है, ठीक है ना। जो एजुकेटम, ठीक है ना, देखो ये शुरुआत में एजुकेशन भी ऐसा और एजुकेटम भी ऐसा है, और आपको सबसे पहले एजुकेटम ए ऑप्शन पे दे दे, ठीक है ना, और बी ऑप्शन पे एजुकेशन दे दे और आपको पूछ ले कि शिक्षा का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो आप सीधा बिना, यदि आप जल्दबाजी में प्रश्न करोगे तो आप इसको राइट करके आ जाओगे। बल्कि ये एजुकेटम है और ये एजुकेशन है, ठीक है ना। सबसे विकसित हुआ है एजुकेशन शब्द है ई तथा ड्यूक शब्दों से मिलकर बना है, यानी दो शब्दों से मिलकर है। इसमें जो ए इसका अर्थ है अंदर से और ड्यूक का अर्थ है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन शब्द का ये देख लो शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना, ठीक है ना। शिक्षा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको शिक्षा के ये दोनों शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है ना। एजुकेशन और एजुकेटर में फर्क है, ठीक है ना। लैटिन भाषा के एजुकेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजी भाषा के जो एजुकेशन शब्द से शिक्षा शब्द है जो अंग्रेजी के एजुकेशन भाषा से निकलता है, ठीक है ना। इनकी मीनिंग आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंतर्गत जो शक्ति, देखो हर एक बालक के अंतर्गत अलग अलग शक्ति हो, जिससे किसी में गाने की कला विकसित होती है, किसी में लिखने की भी कला विकसित होती है, किसी में बोलने की विकसित होती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग विशेषता उनके अंतर्गत होती है। बस उस विशेषता को बाहर कैसा लाया जाए वो माध्यम है शिक्षा। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात, यानी जन्म के समय जो शक्तियां प्राप्त हुई है अंदर, उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है, ठीक है ना। अब है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ से हमारा टॉपिक, मुख्य टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, वहाँ से प्रश्न पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी यदि आपको पूछ लिया जाए तो आपको वो सारी जानकारी याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे शिक्षा मनोविज्ञान की, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन और अधिगम से है। ये किसने कहा? स्किनर ने। क्या कहा? कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन और अधिगम, यानी आपको पढ़ना और आपको सीखना, ये दोनों का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा। ये चीज भी आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञान वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, स्टेनले हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 में
शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है। यानी इस शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में इसकी उत्पत्ति सन 1900 से शुरू होती है। उस समय अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? सबसे पहला आता है थॉर्नडाइक, फिर आता है जड़, फिर आता है टर्मन, फिर आता है स्टेन हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप 1920 तक जाते जाते शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आपको पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में मनोविज्ञान को स्पष्ट एवं निश्चित रूप से जो इसका स्वरूप कब प्राप्त होता है, वो 1920 को प्राप्त होता है। शुरू कब होता है? ये सन 1900 को शुरू होता है। कौन कौन से इसमें विद्वानों का योगदान आया? तो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, स्टेन हॉल, ये 4 नाम मुख्य रूप से आते हैं। और भी विद्वान इसमें है, लेकिन आपको मुख्य रूप से इन्हीं नामों को याद में रखना है। अब बात करते हैं हम आगे। अब आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। यानी वो तो हमारा परिचय था, अब शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के सहयोग से बना है। कौन कौन से 2 शब्द? ये रहे 2 शब्द, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। ये 2 शब्द, यानी शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से बने, सहयोग से बने हैं। ठीक है ना। ऐसे देखो, संयोग और जोड़ना दोनों अलग है। ठीक है ना। आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि 2 संयोग, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है ना, संयोग से बने, ये चीज आपको याद रखनी। इसलिए शाब्दिक अर्थ में इसमें इसे शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी जो शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। यानी मानव व्यवहार का परिमार्जन यानी वो अर्जन करता है। ठीक है ना, उससे होता है। जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। यानी मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का संबंध होता है कि व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध होता है व्यवहार के अध्ययन से। तो मानव व्यवहार को, किसको? मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वापस बता देता हूँ कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है 2 शब्दों के सहयोग से बना है। कौन कौन से 2 शब्द? शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इससे शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है ना। फिर आता है शिक्षा का संबंध होता है कि मानव व्यवहार के परिमार्जन, यानी शिक्षा का जो संबंध होता है मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान शब्द का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। ठीक है। तो मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब हम व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आराम से, आपको कोई किसी प्रकार की चिंता करनी है नहीं। ठीक है ना। और एग्जाम का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि सर शॉर्टकट से एग्जाम पास कर ले, तो भैया शॉर्टकट से कोई भी चीज़ें पास नहीं होती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिदृश्यों में या शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे इनकी परिभाषाएं। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा 2019 सेकंड ग्रेड के अंतर्गत इस स्किनर की परिभाषा को पूछा गया। कब पूछा गया? 2019। ठीक है। दो 19 के अंतर्गत इस परिभाषा को पूछा गया है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। स्किनर ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किसने कहा? ये स्किनर ने। क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का किसके अंतर्गत? शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करने की परिभाषा किसने कहा है?
स्किनर ने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर आता है हमारा कॉल सनेक के अनुसार इसने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। यानी इसने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग माना गया है। किसने कहा, कॉल सनिक ने कहा है। फिर आता है क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी आदमी जन्म से सीखना शुरू होता है और लास्ट अंत तक सीखता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक एज होती है जैसे 15-20 साल, 25 साल, 50 साल, नहीं। आदमी हर परिस्थिति, हर वातावरण, हर नई जगह पर कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है ना। यही तो इंसान के अंतर्गत खूबी होती है कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में अनुभव लेता ही है। तो ये परिभाषा हो गई क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है, ठीक है। कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। फिर आता है स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जैसे क्रमबद्ध अध्ययन कैसे, हम क्लास जब स्कूल छोटे बच्चे थे, स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है ना, तो फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं कि हम 5वीं क्लास में चले गए, नहीं, ठीक है ना। 5वीं क्लास के बाद 6ठी 7वीं ऐसे क्रम भाई। वैसे ही हमने जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए हम तैयारी करें तो उसके सबसे पहले हमने फॉर्म में विज्ञप्ति आती है, फॉर्म में अप्लाई करते हैं, फिर इस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं, फिर तृतीय श्रेणी के फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम में बैठते हैं। तो ये होता है कि क्रमबद्ध, यानी एक क्रम से दूसरे क्रम तक जो चलना, ठीक है ना। क्रमबद्ध अध्ययन किसमें होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, ठीक है। फिर है हमारे एक परिभाषा है प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। यहाँ तक इन 3-4 परिभाषा के अंतर्गत आपको सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको एक तो इसके अंदर की याद रखनी है, दूसरी क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद रखनी है, तीसरी स्टीफन की परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ तक आज का जो हमारा आज की जो क्लास थी इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, ठीक है ना, शिक्षा की परिभाषा, ये आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हमारा जो नया अगली क्लास के अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू मुझे ज़रूर देना, ठीक है ना। और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना और कोशिश करना कि देखो मैं कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी कोशिश आप भी करो, साथ साथ चल के इस मनोविज्ञान नाम के इस प्लेटफॉर्म को पर आप आराम से मज़े से पढ़ते हुए अपनी सफलताओं को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।